प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में गढ़े जा रहे हैं नए आयाम। केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए रायपुर पहुंचे। रायपुर सांसद ने कहा, केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हर वर्ष हो रही 9% की बढ़ोतरी। और बीजापुर जिले के दरभा इलाके में माओवादी हमले में 4 जवान घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से देश के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश में स्वच्छता, शौचालय निर्माण और कचरे के निष्पादन के क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह वर्मा आज सुबह राज्य के दौरे पर रायपुर विमानतल पर पहुंचे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि वे विभागीय कामकाज की समीक्षा के सिलसिले में यहां आए हैं। कामकाज की समीक्षा तो सरकार की होती रहती है, विशेष रूप से आकांक्षी जिले जो हैं उनमें जो अभी काम हो रहा है, इतने सालों से चल रहा है, उसमें कितना अच्छा है और आज क्या स्थिति है। बाद में केंद्रीय मंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे और बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी और संगठन को लेकर चर्चा भी की। यहां वे पार्टी के सामाजिक समरसता पखवाड़ा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद दी है। उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ को लगभग 34,000 करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 के दौरान दिए, जो राज्य की कुल आय का 53% है। इसी तरह वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38,000 करोड़ रुपए दिए। वर्ष 2021-22 में लगभग 44,000 करोड़ रुपए और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। श्री सोनी ने कहा कि इतनी आर्थिक मदद के बाद भी केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा मदद नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत है। करोड़ रुपया यानी करों का और यानी प्रतिवर्ष 21,072 करोड़ रुपया यानी 3 गुना ज्यादा। उसी प्रकार से 3 वर्षों में ग्रांट का जो है वो आपको मिला 53,761 करोड़ रुपया, यानी प्रतिवर्ष 17,920 करोड़ रुपया यानी 4 गुना। और 3 गुना 4 गुना पैसा देने के बाद अगर ये भूपेश बघेल जी उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है, शर्म आना चाहिए। श्री सोनी ने कहा कि राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी का लंबित होना बताया है। उन्होंने कहा कि यह किस वस्तु की एक्साइज ड्यूटी है। और उन्होंने एक बात की एक्साइज ड्यूटी की कि 13,000 करोड़ रुपया हमको लेना है केंद्र से। मैं भूपेश बघेल जी से प्रश्न कर रहा हूं, काहे का 13,000 करोड़ रुपया लेना, आप हमको बताइए। मेरा प्रश्न है। और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में क्या लिखते हैं और यहां पर क्या बताते हैं, वो भी उसका भी सामने रखिए आप आंकड़ा। सांसद ने कहा कि केंद्र से विभिन्न योजनाओं के मद में मिलने वाली राशि को राज्य सरकार सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। और केंद्र ने तो एक योजना लाई है, निर्मला जी ने अभी लोकसभा के अंदर में कहा 1 लाख करोड़ रुपया हम रखे हैं, जो 0% ब्याज
और आने वाले 50 साल में चुकाना है। उसमें ले ऋण, प्रधानमंत्री आवास बनाए, जो पैसा लौटा दिया 11,000 करोड़ रुपया, उसका बनाए आवास, लोगों को सुविधाएं दे उसके अंदर में, ये मेरा आग्रह है। श्री सोनी ने कहा कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हर साल 9% की वृद्धि हो रही है और पहले से छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र से 178% राशि ज्यादा मिल रही है। रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कल से होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश भर के जनजातीय साहित्यकार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 अप्रैल को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह आयोजन देश भर में पारंपरिक और समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य जनजातीय साहित्य का संरक्षण और संवर्धन करना भी है। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में जनजातीय साहित्य, भाषा विज्ञान और अनुवाद, जनजातीय साहित्य में जनजातीय अस्मिता और जनजातीय साहित्य में जनजातीय जीवन के चित्रण पर 9 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं जनजातीय समाजों की वाचिक परंपरा की प्रासंगिकता और जनजातीय साहित्य में अनेकता और चुनौतियों, इस विषय पर दूसरे सत्र में 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय, आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करना, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में हो रहे शोध, साहित्यकारों, रचनाओं को मंच प्रदान करना और जनजातीय साहित्य के संरक्षण, संवर्धन, उसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहन करना है। कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर टेकाम ने बताया कि महोत्सव में राज्य स्तर पर कला और चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही जनजातीय नृत्य और नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हस्तकला के अंतर्गत माटी, बांस, बेल मेटल, लकड़ी की कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन भी किया जाने वाला है। बीजापुर में माओवादियों के हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं। माओवादियों ने कल रात सुरक्षा बलों के दरभा शिविर पर हमला किया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कुटरू थाना क्षेत्र के सीएसएफ 4थी बटालियन के कैंप पर यह हमला किया गया था। माओवादियों ने कैंप पर 10 से ज्यादा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे। इस हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने भी हमले का जवाब दिया और 1.5 घंटे तक गोलीबारी जारी रही। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल में भाग गए। हमले में गंभीर रूप से घायल 2 जवानों को राजधानी रायपुर भेजा गया है, जबकि 2 अन्य जवानों का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। रायपुर में घायल जवानों का इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि जवानों की स्थिति गंभीर है। अभी जो हमारे पास 2 मरीज आए हैं, सीआरपीएफ वाले जवान हैं दोनों, तो ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के कारण दोनों की हालत अभी वैसे स्टेबल है, लेकिन उसमें से एक को छोटे छोटे छुरे घुसने के कारण कहीं सारी चोट लगी है। बाकी दूसरा जो ध्रुव पेशेंट है, उनको ये नीचे की पैर की हड्डी पूरी टूट गई है और हड्डी मांसपेशियों फाड़ के बाहर निकली हुई है। छोटी उंगली टूटी हुई है, वो पूरा निकल चुकी है, तो उसका बचाने का प्रयास अभी किया जाएगा, हाथ को और पैर को। बाकी कंडीशन अभी स्टेबल दिख रही है। गौरतलब है कि दरभा इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता है। आईजी ने बताया कि इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान और तेज कर दिया है। बात कर रहे हैं प्रदेश में खत्म हो रहे कोविड-19 के बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 54 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। और इधर प्रदेश में 1205 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से एक में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0% हो गई है और वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमण के केवल 12 सक्रिय मामले बचे हैं। आज विश्व धरोहर दिवस है।
इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रायपुर मंडल द्वारा विद्यार्थियों को पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, प्राचीन स्मारकों में स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक धरोहरों का भ्रमण जैसी गतिविधियां शामिल की गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रायपुर वृत्त के अधिकारी डॉक्टर नित्यानंद ने बताया कि इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस की थीम है विरासत और जलवायु, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से विश्व धरोहर को होने वाले खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2022 का थीम है कि जलवायु और विरासत। जलवायु और विरासत जो हमारी है, जलवायु से किस प्रकार प्रभावित होती है, उसके बारे में इस बार जो है बल दिया गया है। रतनपुर चुना गया है क्योंकि इस यहाँ पे कभी वर्ल्ड हेरिटेज का एक्टिविटी नहीं हो पाई थी, तो इस बार हम लोग डिसीजन लिए हैं कि रतनपुर किला में ही इस बार विश्व धरोहर दिवस मनाई जाए। इसका प्राचीनता है कि कलचुरी राजा जो खास करके 11वीं शताब्दी में रतन देव ने इस किले का निर्माण किया, इसलिए इसकी महत्ता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को हेरिटेज वॉक के तहत रतनपुर किले के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए स्वच्छता की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कोरबा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आज से शुरू हुआ। वनांचल क्षेत्र करतला विकासखंड में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में मरीजों के गंभीर बीमारियों की जांच की गई, साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि आयुष्मान स्वास्थ्य मेले में प्रत्येक विकासखंड में एक दिन में 2000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो आयुष्मान कार्ड जिनके छूटे हुए हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाएं, लोगों के हेल्थ आईडी हम लोग डिजिटल जनरेट करें, और इसके साथ साथ जो गैर संचारी रोग के लोग हैं उनकी एनसीडी स्क्रीनिंग करें, और जितने भी मोतियाबिंद के केसेस हैं उनकी हम लोग स्क्रीनिंग करें, और इसके साथ साथ लोगों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें, और ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करें और उनको प्रोत्साहित करें। वहीं विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में पहुंचे हितग्राहियों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की है। हितग्राहियों नागेंद्र डटसेना और सुरीत देवांगन ने बताया कि शिविर में न केवल गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच की जा रही है, बल्कि भारत सरकार की आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों को मौके पर ही कार्ड बनाकर उसका लाभ भी दिया जा रहा है। इससे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही। जिस शिविर में ब्लड डोनेट का कार्य, ब्लड टेस्ट और कई तरह के टेस्ट का कार्य किया जा रहा है, और इसमें आयुष्मान कार्ड का कार्य किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का मुफ्त में जांच किया जा रहा है, चाहे वो टीबी खांसी हो या फिर HIV हो या फिर ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब का यहीं पर जांच करके यहीं पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे हमें यहाँ से गांव छोड़ करके बाहर जाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए भी अब वरदान साबित हो रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग में साहू समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं और इन्हें बढ़ावा देकर हम कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के लिए भी तेजी से योजनाएं शासन ने आरंभ की हैं। कुमारी क्षेत्र में नगर पालिका के वार्डों के लिए 24 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुमारी क्षेत्र में स्कूलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। भिलाई में जी फाउंडेशन द्वारा नायर समाजम स्कूल सेक्टर 8 में दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रंगों की उड़ान का आयोजन किया गया। जी फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चित्रकला प्रतिभा को निखारने और उनके कला को यथोचित मंच देने के लिए हर साल रंगों की उड़ान का भव्य आयोजन किया जाता है।
इस वर्ष कार्यक्रम में प्रदेश के 9 दिव्यांग स्कूलों के 75 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें भिलाई, दुर्ग और धमतरी के दिव्यांग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर दुर्ग संभाग मोनिका कावड़ो थी। राज्य स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 14 जिलों के करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिंग में इन खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा जमाया, तो वहीं रायपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट के महासचिव नितिन सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा बाद में पुरस्कृत किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।